जरा ठहरिए और गौर से सुनिए। हमारे देश में हर दिन 22 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूल पर तालाबंदी। सरकारी स्कूलों की संख्या घटेगी। सरकारी स्कूलों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। गांव के उस स्कूल में अब सुबह की घंटी नहीं बजती, बरामदे में घास उगाई है। ये देखिए ताला पड़ा है विद्यालय में। ब्लैक बोर्ड पर चौक की पुरानी लकीरें अब भी दिखती हैं। बेंच पर धूल जम गई है। गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका है, लेकिन उसी गेट के पास दीवार पर आज भी लिखा है, शिक्षा सबका अधिकार है। लेकिन इसका नतीजा ये है कि लाखों बच्चे अपनी बुनियादी पढ़ाई यानी एलिमेंट्री एजुकेशन से ही दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल के बदले जो प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं उनमें अपने बच्चों को पढ़ाना करोड़ों परिवारों के लिए दूर की कौड़ी है। अब चुप रहो तुम लोग, अभी खुलेगा। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि अंदर जाने के लिए एक भारी भरकम रकम चाहिए, जो सबकी जेब में तो नहीं होती। बैठ के बाद के पिछले एपिसोड में हमने सोशल मीडिया पर बढ़ते सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात की थी। आज हम एक और जरूरी मुद्दे देश के गवर्नमेंट स्कूल्स और एलिमेंट्री एजुकेशन पर बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ हम चांद तक पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ आज भी 59,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में बिजली के तार नहीं पहुंचे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, ऐसा होना क्यों खतरनाक है, साथ ही उन देशों के मॉडल भी समझेंगे जिन्होंने अपने पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को हर बच्चे के लिए बराबर बना दिया, और साथ ही कुछ ऐसी मिसालें भी देखेंगे जो देश में कायम हुई हैं। तो चलिए सरकारी स्कूल और बुनियादी शिक्षा के इस पूरे मुद्दे पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधान पर बैठकर ही बात होती है। देश के कई हिस्सों में इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इथेनॉल भी बड़ा मुद्दा बन गया है। विदेश नीति पर भी सवाल हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा बुनियादी मुद्दा है जिस पर आपको बहुत ज्यादा चर्चा या मीडिया कवरेज नहीं दिखेगा, जो इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। कुछ दिन पहले 7 जुलाई 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2025-2026 जारी कर दी। ये भारत के स्कूल्स के सालाना रिपोर्ट कार्ड की तरह होती है। इसमें बताया जाता है कि देश के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स किस हाल में हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तमाम तरह की बातें इस रिपोर्ट में बताई जाती हैं, लेकिन इस बार की रिपोर्ट स्कूल्स का रिपोर्ट कार्ड कम और गवर्नमेंट स्कूल्स के बंद होते दरवाजों की कहानी ज्यादा लग रही थी। आखिर रिपोर्ट में ऐसा भी क्या था? रिपोर्ट के मुताबिक एकेडमिक ईयर 2024-25 में देश भर में 10,13,000 सरकारी स्कूल थे, जिनकी संख्या 2025 और 2026 में घटकर 10,05,000 हो गई। यानी एक साल में 8,077 सरकारी स्कूल बंद हो गए। यानी औसतन हर दिन करीब 22 स्कूल बंद हुए। जरा ठहर कर इस बात की गंभीरता को समझिए। हमारे देश में हर रोज 22 गवर्नमेंट स्कूल्स में ताला लग रहा है। अब एक और आंकड़ा ध्यान से सुनिए। इसी बीते एक साल में 2,106 नए प्राइवेट स्कूल खुले हैं। एक तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर दिन 6 नए प्राइवेट स्कूल्स के गेट पर एडमिशन ओपन का बैनर लग रहा है। स्कूल बंद होने की लिस्ट में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। वहां बीते एक साल में 2,426 स्कूल बंद हुए, जो देश भर में बंद किए गए कुल स्कूल्स के आधे से भी ज्यादा हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जो इन दिनों कभी सरकार तो कभी नौकरशाहों के घोटालों की वजह से नेशनल मीडिया की हेडलाइंस में छाया रहता है। अब वो आंकड़ा जिस पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। साल 2024 से 2026 के बीच गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या करीब 86 लाख कम हो गई, और ठीक इसी टाइम पीरियड में प्राइवेट स्कूल्स में 88 लाख से ज्यादा नए स्टूडेंट्स एनरोल हुए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बिना शोर सरकारी क्लासरूम से प्राइवेट क्लासरूम की तरफ हो रहे पलायन जैसा है। इस रिपोर्ट से 2 महीने पहले 7 मई 2026 को नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट भी आई थी। इसमें देश भर के स्कूल्स का लास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस किया गया था।
रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 10 सालों में देश भर में करीब 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। वहीं 51,000 नए प्राइवेट स्कूल खुल गए, यानी प्राइवेट स्कूल्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूल में सुबह और शाम की घंटी बजना बंद हो गई है। प्राइवेट स्कूल के कैंपस आबाद हो रहे हैं। आखिर सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? इसके 3 बड़े कारण सरकार ने खुद अपनी हालिया रिपोर्ट्स में गिनाए हैं। पहला, स्कूल रैशनलाइजेशन, यानी सरकार का कहना है कि स्कूल्स को बंद नहीं किया जा रहा बल्कि छोटे स्कूल्स को बड़े के साथ मर्ज किया जा रहा है। यानी स्कूल बंद नहीं हुआ, उसका रैशनलाइजेशन हुआ है। सरकार का इसके पीछे एक तर्क भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के लगभग 1/3 स्कूल्स में 50 से कम बच्चे हैं और 5.1% स्कूल्स में 10 से कम स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। ऐसे में इन छोटे और रिसोर्सेज की कमी वाले विद्यालय को पास के बड़े स्कूल्स में मिला दिया गया है ताकि लैब्स, लाइब्रेरी और बेटर टीचर्स मिल सकें। जैसे राजस्थान ने हजारों प्राथमिक विद्यालयों का विलय कर उन्हें कंपोजिट स्कूल्स यानी आदर्श विद्यालय में बदल दिया है। सरकार दूसरी वजह डेटा करेक्शन को बताती है। उनका कहना है कि बीते कुछ सालों में गवर्नमेंट स्कूल्स के एनरोलमेंट में डिक्लाइन का एक टेक्निकल रीजन डेटा की एक्यूरेसी है। यूडाइस प्लस में 2022-23 से इंडिविजुअल स्टूडेंट डेटा कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ और अब करीब 90% स्टूडेंट्स की आधार डिटेल्स सिस्टम में रिकॉर्ड हैं। इस प्रोसेस ने दोहरे एनरोलमेंट और घोस्ट स्टूडेंट्स की पहचान की और उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया। इससे आंकड़े अब ज्यादा सटीक हो गए हैं। यहाँ एक विरोधाभास की स्थिति भी है। सरकार खुद मान रही है कि बरसों तक हमारे रजिस्टर में ऐसे बच्चे दर्ज थे जो थे ही नहीं, जिनके नाम पर मिड डे मील बनता था, किताबें छपती थी, यूनिफॉर्म बढ़ती थी, वजीफा जाता था। अब आधार ने उन्हें ढूंढ निकाला और वो कागज से भी गायब हो गए। अच्छी बात है, आंकड़े ईमानदार हुए, लेकिन इससे एक सवाल और बड़ा हो जाता है। फिर बरसों तक जो पैसा उन घोस्ट स्टूडेंट्स के नाम पर जाता रहा, वो किसकी जेब में जाता रहा? उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई। खैर, तीसरा सरकारी कारण डेमोग्राफिक शिफ्ट है। सरकार का कहना है कि भारत में फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर गिर रही है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या ही कम हो रही है। इसका सबसे सीधा असर प्राइमरी लेवल पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल, सोचने वाली बात यह भी है कि अगर सिर्फ बच्चे कम हो रहे होते तो प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चे कम होने चाहिए थे, लेकिन वहां तो लाखों नए बच्चे पहुंच रहे हैं। इन तीनों सरकारी वजहों के अलावा कुछ और कारण भी हैं, जिनकी बात एजुकेशन एक्सपर्ट्स और एनालिसिस रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिलती हैं। पहली वजह रिसोर्स गैप्स और लो एजुकेशन क्वालिटी है। बिहार में एलिमेंट्री लेवल पर ही टीचर्स के 2,08,784 पद खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर प्यूपल टीचर रेशियो यानी छात्र शिक्षक अनुपात पर पड़ता है, यानी पीटीआर। झारखंड में सेकेंडरी लेवल पर पीटीआर 47:1 है, जबकि नेशनल एवरेज 24:1 है, यानी एक मास्टर को 47 बच्चों को पढ़ाना है। वहीं देश के करीब 7% स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। एक शिक्षक। ऐसे स्कूल्स की संख्या 1,08,43 है। इनमें 33,76,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए उस अकेले मास्टर की जगह खुद को रख कर देखिए। आपके सामने 5 कक्षाएं हैं, एक ही कमरे में और एक ही समय पर आपको बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स और साइंस भी पढ़ानी है। और यही नहीं, आपको मिड डे मील का हिसाब भी रखना है, रजिस्टर भी भरना है, सरकारी ऐप पर हाजिरी की सेल्फी भी अपलोड करनी है। इसके अलावा जनगणना, चुनाव, बीएलओ और पल्स पोलियो की ड्यूटी है। और अगर इन सब के बीच थोड़ा वक्त बच गया तो पढ़ाना भी है। मतलब ये कि टीचर्स अपना पूरा समय पढ़ाने में नहीं दे पा रहे हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि क्वालिटी टीचिंग का क्या ही होगा। दूसरी वजह पर आते हैं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज का नहीं होना। यानी अभी के समय देश के करीब 59,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में बिजली नहीं है। वहीं 46,000 विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स नहीं बने हैं। सेकेंडरी लेवल के 50% गवर्नमेंट स्कूल्स में इंटीग्रेटेड साइंस लैब नहीं है। बच्चे साइंस एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते और उनकी पढ़ाई केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रह जाती है। यानी बच्चा विज्ञान पढ़ेगा लेकिन प्रयोग नहीं करेगा, न्यूटन का नियम तो रटेगा लेकिन गेंद नहीं गिराएगा, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि इसी बच्चे में से अगला वैज्ञानिक निकलेगा। जरा सोचिए, हम चांद तक पहुंच गए, दुनिया की 6ठी इकोनॉमी है, दूसरी तरफ हमारे सरकारी स्कूल का ये हाल है। तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह राइज ऑफ प्राइवेट स्कूल्स है। दरअसल जब देश आज़ाद हुआ तो कई दशकों तक स्कूली और उच्च शिक्षा का अधिकांश हिस्सा सरकारी संस्थानों के हाथ में रहा।
इस दौर में सरकार का लक्ष्य था कि हर बच्चे तक मुफ्त या सस्ती शिक्षा पहुंचे। लंबे समय तक ऐसा हुआ भी, लेकिन प्राइवेट स्कूल एजुकेशन का एक्सपेंशन स्पेशली 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद हुआ। उस समय देश में एक मिडिल क्लास तैयार हो रहा था। इंग्लिश मीडियम की मांग बढ़ने लगी। इसी के साथ पेरेंट्स की सोच भी बदली। उन्हें लगने लगा कि प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी और सरकारी स्कूल में वहां बस मुफ्त खाना मिलेगा। ये एक तरह का परसेप्शन क्राइसिस है। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले दशक में प्राइवेट स्कूल्स का नेटवर्क 19% से बढ़कर 23% हो गया। असल में ये सभी वजहें सरकारी विद्यालयों की हकीकत भी हैं। इसे एक केस स्टडी से समझिए। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के बशीराबाद ब्लॉक में एक गांव है अल्लापुर। यहाँ पूरे गांव के लिए सिर्फ एक ही सरकारी प्राइमरी स्कूल है। कुछ समय पहले इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कूल में सिर्फ 2 कमरे और 2 टीचर थे। एक टीचर क्लास 1 और 2 को पढ़ाता था, दूसरा टीचर क्लास 3, 4 और 5 को पढ़ाता था, एक साथ बिठाकर। रिसर्चर ने खुद देखा कि क्लास 3, 4, 5 के बच्चों को अंग्रेजी में सिर्फ कैट, मैट, बैट जैसे 3 अक्षर वाले शब्द रटाए जा रहे थे। बच्चे अपनी किताब से एक सीधा वाक्य तक पढ़ नहीं पा रहे थे। स्कूल के दोनों टॉयलेट करीब 1 साल से बंद पड़े थे। इस वजह से बच्चे खुले में जंगल जाते थे। मिड डे मील एक स्टोर रूम जैसी जगह में लकड़ी जलाकर बनाया जाता था, जहां ठीक से हवा तक नहीं आती थी। यानी कागज पर स्कूल चल रहा है, बच्चों का एनरोलमेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन अंदर जाकर देखिए तो पूरी तस्वीर ही कुछ और है। यही वो ज़मीनी हकीकत है जो रिपोर्ट्स के आंकड़ों के पीछे छिपी रहती है और माँ बाप ये सब देख रहे हैं। वो अनपढ़ हो सकते हैं, बेवकूफ़ नहीं है। जब उन्हें दिखता है कि उनका 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा कैट और बैट पर अटका हुआ है तो वो ज़मीन बेचते हैं, कर्ज लेते हैं और मजबूरन बच्चे को उस बिल्डिंग में भेज देते हैं जिस पर इंग्लिश मीडियम लिखा है। दरअसल गवर्नमेंट स्कूल्स का बंद होना सिर्फ एक सरकारी स्कूल के बंद होने की कहानी नहीं है। ये उन करोड़ों परिवारों से शिक्षा का सबसे सस्ता और सबसे भरोसेमंद विकल्प छिन जाना है जिनके पास प्राइवेट स्कूल्स की फीस भरने की क्षमता नहीं है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि एलिमेंट्री एजुकेशन का महंगा होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर उस देश में जहां एक बड़ी आबादी आज भी काफी कम पैसों में गुजर बसर करती है। देश के 20 करोड़ लोग ऐसे परिवारों का हिस्सा हैं जिनकी सालाना आय 1,25,000 से कम है। ये पुअर कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद देश की सबसे बड़ी आबादी एस्पायरर्स कैटेगरी में है। इसमें लगभग 73 करोड़ लोग हैं। इनके परिवारों की सालाना आय 1,25,000 से 5 लाख रुपए के बीच है। वहीं करीब 43 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आते हैं। इनकी एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से 30 लाख रुपए के बीच मानी जाती है। इसके ऊपर अमीर परिवार आते हैं। ये तो हुई कमाई की बात। अब पढ़ाई पर होने वाले खर्च को देखिए। गवर्नमेंट सर्वे के मुताबिक अगर कोई छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसका सालाना खर्च 2,863 रुपए है। वहीं प्राइवेट स्कूल में ये 25,002 रुपए है। यानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई पर परिवार का खर्च सरकारी स्कूल के मुकाबले करीब 9 गुना ज्यादा है। अब जरा हिसाब लगाइए, जिस परिवार की सालाना आय ही 1.25 लाख रुपए है, अगर वो 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालता है तो साल की 40% कमाई सिर्फ फीस में उड़ जाएगी। इसके अलावा किताबें, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट और दूसरे खर्च भी हैं। दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूल में तो सिर्फ एडमिशन फी ही 25,000 रुपए से ज्यादा है। एक हालिया सर्वे में तो 81% पेरेंट्स ने बताया कि 2025-26 में उनके बच्चों के स्कूल ने 10% से ज्यादा फीस बढ़ा दी है। पुअर कैटेगरी तो छोड़ दीजिए, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज तक के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना किसी बड़े फाइनेंशियल फैसले से कम नहीं है। अब सोचिए वो परिवार जिनकी पूरी घरेलू आय ही इतनी है कि 2 वक्त की रोटी और बच्चों की फीस साथ चल सके, उनके लिए विकल्प क्या बचता है? या तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजें या पढ़ाई ही छुड़वा दें। यही वो तबका है जो सरकारी स्कूल बंद होने का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतता है। उनके पास दूसरा रास्ता नहीं होता। उनकी जेब उन्हें बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का चॉइस ही नहीं देती। इसका सीधा असर ड्रॉप आउट रेट पर पड़ता है। जब परिवार के पास प्राइवेट स्कूल की फीस भरने का पैसा नहीं होता, आसपास कोई सरकारी स्कूल भी नहीं बचता, तो सबसे पहला शिकार घर की बेटियां बनती हैं। रिसर्च बार बार यही दिखाती है कि जब किसी परिवार में पढ़ाई पर खर्च कम करने का फैसला लिया जाता है तो सबसे पहले लड़कियों की पढ़ाई ही रोकी जाती है। इसका एक और भयानक पहलू चाइल्ड लेबर है। जब कोई बच्चा स्कूल के दरवाजे से बाहर होता है तो वो घर पर खाली नहीं बैठता। या तो वो खेतों में मदद करने लगता है या शहर में किसी दुकान, ढाबे या फैक्ट्री में छोटा मोटा काम पकड़ लेता है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जिन इलाकों में
स्कूल ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, वहीं बाल मजदूरी के मामले भी सबसे ज़्यादा दर्ज होते हैं। यानी एक बंद स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नुकसान नहीं करता, वो एक बच्चे का पूरा बचपन छीन लेता है। सरकारी स्कूल के बंद होने का एक लॉन्ग टर्म नुकसान लर्निंग पॉवर्टी और उसका इकोनॉमी पर असर भी है। शुरुआती पढ़ाई किसी भी बच्चे के भविष्य की बुनियाद होती है। अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो भविष्य की इमारत कैसे मजबूत खड़ी होगी। अगर बच्चा 10 साल तक नॉर्मल पैराग्राफ पढ़ना और समझना नहीं सीख पाता तो उसकी आगे की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ता है। भारत जैसे देश के लिए, जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी का फायदा उठाने की बात बार बार की जाती है, ये आंकड़े एक चेतावनी की तरह हैं। अगर आज करोड़ों बच्चे बुनियादी शिक्षा से ही वंचित रह गए तो आने वाले 15-20 सालों में देश के पास जवान हाथ तो होंगे, लेकिन उन हाथों के पास काम करने लायक हुनर और समझ नहीं होगी। यही डेमोग्राफिक डिविडेंड कभी भी डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। यानी गवर्नमेंट स्कूल्स का बंद होना कोई छोटी मोटी प्रशासनिक खबर नहीं है, ये सीधे सीधे भारत के करोड़ों गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के भविष्य पर, बच्चियों की पढ़ाई पर और आखिर में पूरे देश की इकोनॉमी पर लगाई जा रही चोट है। गवर्नमेंट स्कूल और एलिमेंट्री एजुकेशन की बदहाल स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है? इसका सबसे आसान जवाब तो ये हो सकता है कि जहां जहां कमियां हैं, जिनकी बात हमने वीडियो में दूसरे चैप्टर्स में की थी, उन्हें ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा। जहां तक सरकार की बात है, उनके पास भी एजुकेशन को लेकर स्कीम्स की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन असली चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन और फंड यूटिलाइजेशन में है। ऐसे में आज समाधान में कुछ ऐसे देशों के मॉडल्स को देखते हैं जिन्होंने असल में काम किया है। यहाँ हम पाकिस्तान या नेपाल से कंपैरिजन करके अपने आप को बड़ा दिखा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमें सही मायने में विकसित भारत बनना है तो कंपैरिजन भी कम से कम उन देशों से तो होना चाहिए जिन्हें बेंचमार्क माना जा सकता है। शायद वो OECD देश हो सकते हैं। और जब बात पब्लिक एजुकेशन की आती है तो सबसे पहला नाम फिनलैंड का आता है। फिनलैंड की कहानी दिलचस्प है क्योंकि ये देश हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 के दशक तक फिनलैंड में एक पैरेलल स्कूल सिस्टम चलता था। अमीर और पढ़े लिखे घरों के बच्चे ग्रामर स्कूल्स में जाते थे जो आगे यूनिवर्सिटी का रास्ता खोलते थे। वहीं गरीब और मजदूर परिवारों के बच्चे सिविक स्कूल्स में जाते थे जहां से आगे बढ़ने के रास्ते लगभग बंद ही थे। यानी बच्चे का भविष्य उसकी काबिलियत से नहीं, उसके माता पिता की जेब से तय होता था। फिर 1968 में फिनलैंड की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स रिफॉर्म लागू किए जिसे पेरुस्कोलू कहा गया। मतलब अमीर गरीब शहर गांव हर बच्चे के लिए एक जैसा यूनिफाइड सिस्टम बनाया गया। कोई एलीट स्कूल और कोई सेकेंड ग्रेड स्कूल नहीं। इसके तहत 7 से 16 साल तक के हर बच्चे के लिए एक जैसा फ्री और अनिवार्य स्कूल तय कर दिया गया, यानी मैंडेटरी। अब सभी बच्चे एक ही तरह के स्कूल में पढ़ने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि आज फिनलैंड में सरकारी बनाम प्राइवेट का जो कल्चर भारत में हर घर की बहस का हिस्सा है, वो लगभग खत्म हो गया। वहाँ के करीब करीब सभी स्कूल म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर निकाय चलाते हैं। फीस नहीं ली जाती, स्कूल्स की फंडिंग हर इलाके में बराबर होती है। फिनलैंड के मॉडल की कुछ अच्छी बातें हैं। फिनलैंड में किसी भी लेवल का टीचर बनने के लिए मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है। एक बार टीचर बन जाने के बाद उन्हें पढ़ाने की पूरी ऑटोनॉमी यानी आज़ादी दी जाती है। फिनलैंड में क्लास 9 तक कोई बड़ी स्टैंडर्डाइज परीक्षा नहीं होती। बच्चों पर रटने और नंबर लाने का दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि समझने और सोचने पर फोकस किया जाता है। फिनलैंड अपनी GDP का 6% से भी ज़्यादा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करता है, जो OECD देशों के औसत से भी ज़्यादा है। और यहीं पर भारत का असली गैप सामने आता है। भारत में कोठारी कमीशन ने 1966 में ही सिफारिश की थी कि GDP का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी इसी 6% के लक्ष्य को दोहराया, लेकिन हकीकत ये है कि भारत आज भी अपनी GDP का महज 4 से 4.5% शिक्षा पर खर्च कर पाता है। इकोनॉमिस्ट हा जून चांग जैसे एक्सपर्ट्स बार बार यही तर्क देते आए हैं कि कोई भी देश तब तक अपने लोगों को असली ह्यूमन कैपिटल नहीं बना सकता जब तक वो एजुकेशन पर विकसित देशों जितना निवेश करने को तैयार ना हो। हालांकि ये बात समझनी भी जरूरी है कि फिनलैंड की आबादी सिर्फ 55-56 लाख है, यानी दिल्ली से भी कम जनसंख्या है। ऐसे में फिनलैंड को भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश से सीधे कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिनलैंड मॉडल भारत के लिए एक प्रेरणा तो हो सकता है, लेकिन एक सीधा ब्लूप्रिंट नहीं। भारत के लिए ज़्यादा करीबी और व्यवहारिक उदाहरण चीन का हो सकता है, क्योंकि चीन की आबादी भी भारत जितनी ही बड़ी है।
चीन में एलिमेंट्री एजुकेशन का पूरा आधार आज भी सरकारी स्कूल ही हैं। 1986 में चीन ने अपना कंपलसरी एजुकेशन लॉ बनाया। इसके तहत हर बच्चे के लिए 9 साल की पढ़ाई यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल फ्री और अनिवार्य किए। इस कानून की एक खास बात यह है कि किसी भी टीचर की औसत सैलरी उसके इलाके के सरकारी ऑफिसर की औसत सैलरी से कम नहीं हो सकती, यानी टीचर की सैलरी और सम्मान कानूनी रूप से तय है। आज चीन की लिटरेसी रेट करीब 97% तक पहुंच गई है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक चीन अपनी जीडीपी का करीब 6.13% एजुकेशन पर खर्च करता है, जो भारत के मुकाबले करीब 1.5 गुना ज्यादा है। लेकिन असली फर्क सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि सोच में है। चीन ने साल 2025 से एक बड़ा फैसला लिया। पहली क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक एआई लिटरेसी को सिलेबस का हिस्सा बना दिया। छोटी क्लास के बच्चों को खेल खेल में रोबोट्स और कोडिंग के बारे में सिखाया जाता है। चीन के अलग अलग प्रांतों को एआई टीचिंग लैब्स बनाने के लिए 2.5 अरब युआन यानी करीब $350 मिलियन का बजट दिया गया है। इसके साथ साथ चीन अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी बेतहाशा खर्च करता है, ताकि स्कूल से निकलने वाला बच्चा सीधे एक ऐसी इकोनॉमी में कदम रखे जहां उसके हुनर के लिए जगह पहले से तैयार हो। एक तरफ चीन के गांव के स्कूल में बच्चे रोबोटिक्स सीख रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ 59,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में बिजली तक नहीं है। यही फिलहाल सबसे बड़ी हकीकत है। विदेश की कहानियां देखने और सुनने में काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन असली उम्मीद तब जागती है जब बदलाव अपने ही देश में, अपने ही सिस्टम के अंदर से दिखे। अच्छी बात यह है कि भारत में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो बताती हैं कि अगर नीयत और मेहनत साथ हो तो अकेला सरकारी टीचर भी पूरी तस्वीर बदल सकता है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से करीब 120 किलोमीटर दूर एक आदिवासी गांव है पाश्तेपाड़ा। इसी गांव ने पूरे राज्य के शिक्षा मॉडल को बदल कर रख दिया। ये बदलाव कुछ साल पहले तब शुरू हुआ जब प्राइमरी स्कूल टीचर संदीप गुंड की नियुक्ति पाश्तेपाड़ा के जिला परिषद स्कूल में हुई। संदीप शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि हालात बहुत खराब थे। बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं लेते थे, स्कूल आते ही नहीं थे और ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था। एक बार तो उन्होंने हार मानकर वापस लौटने का मन बना लिया था, लेकिन फिर हिम्मत जुटाई, सोचना शुरू किया कि स्कूल को बच्चों के लिए कैसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाया जाए ताकि बच्चे खुद खींचे चले आएँ। संदीप को शुरुआत में टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी। वो पास के एक साइबर कैफ़े जाने लगे, जहाँ उन्होंने सोलर पैनल, प्रोजेक्टर और टैबलेट के बारे में सीखना शुरू किया। 1 महीने की रिसर्च के बाद उन्होंने अपना खुद का तरीका तैयार किया, जिसे बाद में गुंड मॉडल कहा जाने लगा। इस मॉडल ने स्कूल को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना दिया। बच्चों के भारी भरकम स्कूल बैग्स की जगह टैबलेट और डिजिटल पेन ने ले ली। संदीप बताते हैं कि उन्हें ये आइडिया तब आया जब उन्होंने देखा कि बच्चे अक्सर पढ़ाई छोड़कर टीवी देखने चले जाते थे। तभी उन्हें समझ आया कि बच्चों की डिजिटल कंटेंट में दिलचस्पी है, तो क्यों ना इसी दिलचस्पी को पढ़ाई से जोड़ दिया जाए। इस मॉडल के लिए संदीप गुंड ने अपनी और साथ ही टीचर्स की सैलरी से पैसे जुटाकर एक टैबलेट, पीसी और प्रोजेक्टर खरीदा। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने पाश्तेपाड़ा के स्कूल को गांव में बिजली पहुंचने से पहले ही डिजिटल बना दिया। पुराने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए फोल्डेबल सोलर पैनल इस्तेमाल किया गया और महज 2 टैबलेट से ये सफ़र शुरू हुआ। किताबों के लेसन्स को पीडीएफ में बदलकर टच स्क्रीन पर दिखाया जाने लगा। आज सभी छात्रों के पास अपने अपने टैबलेट्स हैं जो प्रोजेक्टर से जुड़े होते हैं। बच्चे टैबलेट्स पर एजुकेशनल गेम्स खेलते हुए पढ़ाई में लगे रहते हैं। इसका नतीजा क्या निकला? जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे वो वापस लौट आए। ड्रॉप आउट रेट लगभग खत्म हो गया। यहाँ तक कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे थे उन्हें वापस इसी जिला परिषद स्कूल में एडमिशन करा दिया। गुंड मॉडल या पाश्तेपाड़ा मॉडल की सफलता देखकर आसपास के गांव ने भी पैसे जुटाए और संदीप गुंड से अपने गांव में भी यही मॉडल शुरू करने को कहा। अगले 2 सालों में महाराष्ट्र के 50,000 विद्यालयों ने इस मॉडल को अपनाया, जिसे अब पाश्तेपाड़ा स्मार्ट स्कूल मॉडल भी कहा जाता है। एक अकेले टीचर की जिद ने वो कर दिखाया जो करोड़ों की सरकारी योजनाएं नहीं कर पाईं। संदीप गुंड अकेले नहीं हैं। सिस्टम के भीतर ऐसे और भी अफसर हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। 2017 बैच की आईएएस सौम्या झा का नाम भी इसी फहरिस्त में आता है। उन्होंने अपने जिले में एक अजीब लेकिन गंभीर समस्या देखी। 10वीं के बाद बहुत कम बच्चे साइंस स्ट्रीम चुन रहे थे। टोंक में ये आंकड़ा महज 12% के आसपास था। पड़ताल करने पर पता चला कि दिक्कत बच्चों की काबिलियत में नहीं बल्कि भाषा की दीवार में थी।
साइंस और मैथ्स का ज़्यादातर स्टडी मटेरियल अंग्रेजी में था, जबकि गांव कस्बों के ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम से सोचते और सीखते आए थे। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सौम्या झा ने AI का इस्तेमाल कर padhaiwithai.in नाम का एक प्लेटफॉर्म बनवाया। इस प्लेटफॉर्म ने मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आसान तरीके से समझाना शुरू किया। भाषा की दीवार टूटते ही नतीजा दिखने लगा। बच्चों की साइंस और मैथ्स में समझ बेहतर हुई और धीरे धीरे साइंस स्ट्रीम चुनने वाले बच्चों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। यानी बदलाव मुमकिन है, ज़रूरत सिर्फ सही सोच, मजबूत इरादे और उसे पूरे देश में लागू करने की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी ज़रूरी मुद्दे पर बैठ के बात करेंगे। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिस्ट की ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।